नमस्ते, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हो ललन टॉप एंड आई एम हैंगिंग आउट विद द कूलेस्ट ऑफ सिबलिंग्स। जब से हमने इनको स्क्रीन पे देखा है, हम सबको लगा कि यार काश हमारे भाई बहन ऐसे होते। बट आई एम श्योर इनको देखकर हमें भी लगता होगा कि इन सब के जो झगड़े हमारे घर में भी होते रहते हैं। तो मेरे साथ आज सुमित व्यास जी जुड़े हैं क्योंकि हम बात करने वाले हैं ट्रिपलिंग सीजन 3 के बारे में। आपका स्वागत है ललन टॉप में। थैंक यू सो मच। तो मुझे पहले ये केमिस्ट्री के बारे में बताइए। आई नो 3 सीजन्स हो चुके हैं, बट जब आप सब पहली बार मिले तो ये जो ब्रदर सिस्टर का इक्वेशन है वो कैसे सेट किया तीनों ने? तो ऐसा है कि मैं पहले से जानता था अमोल और मानवी को। इनफैक्ट अमोल के साथ मैंने तो 2-3 नाटक किए थे। फिर एक नाटक मैंने लिखा और डायरेक्ट किया था, उसमें अमोल और मानवी दोनों एक्ट कर रहे थे। तो तब से हमारी जान पहचान थी उनसे। लेकिन ये वाला रिश्ता जो है वो और गहरा बनता चला गया। इनफैक्ट वी वेंट थ्रू द होल जर्नी ऑफ knowing each other, then working on this set so closely on a longer schedule, and then not liking each other and getting on each other's nerves, annoying each other to a certain extent, and then getting over it, being gracious enough to talk about it and to address the issues, and then to learn from there. And that's a sign that there is the affection is genuine. Otherwise you don't fight. वरना तो आप क्या है कि निकल जाते हो वहां से। हाँ, जब किसी की केयर करते हो तब भी फिर ऐसे सारे झगड़े होते हैं। बट आप मुझे एक किस्सा या ऐसा कहानी सुनाइए कोई भी सीजन के सेट से, जब ऐसे हुआ है सच में आप सबके बीच, जैसे भाई बहन की लड़ाई होती है वैसे कोई लड़ाई हो। बहुत ज्यादा तो हम नहीं लड़ते। आई थिंक पहले सीजन में जरूर ये हुआ था, क्योंकि मेरे लिए भी ये पहला अनुभव था कि मैंने एक चीज लिखी और मैं उसमें एक्ट भी कर रहा हूँ। तो होता ये था कि कोई एक खास मीटर होता है हर सीन का, वो सोचकर आपने लिखा होता है। फिर जब एक्टर्स अपना करते हैं तो वो अपना एक टेक उस पर करते हैं। तो मैं बड़ा उसमें दखल देता था। मैंने कहा यार ये ऐसे लिखा था और ये ऐसे होना था, ये इसकी टाइमिंग है तो आप ऐसा ही करें। उससे वो भी परेशान हो रहे थे। और अच्छा, मैं उनको ये समझा नहीं पा रहा था कि मैं एक्चुअली अपना रोल नहीं आपका रोल बढ़ा रहा हूँ। मेरा हित इसमें ये है कि आपका जो मैं सोच रहा हूँ, जैसे सारे जोक्स जो है मैं सोच रहा हूँ पूरे समय जो मैं इनको दे सकूं, क्योंकि उनका कैरेक्टर उसमें स्कोप है वो सारे जोक्स करने का, अमोल के कैरेक्टर में, मानव के कैरेक्टर में खासकर। तो खैर वो हम दोनों ने ही ये बात सीखी। और उनकी तारीफ की बात है कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझसे लड़ लिए या ये कर लिए, बट मुझे उनके चेहरे पे दिख जाता था कि वो खुश नहीं है इस बात से। और मैं हर बार ये करता था और मैं फिर वापस रूम में जाके सोचता था यार मैंने फिर उनको बोल दिया, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे और उनका भी मूड खराब हो गया होगा। अमोल तो काफी बेचारा वो जवाब नहीं देता, वो अंदर चला जाता है। तो मैंने कहा यार ये तो डिप्रेस हो जाएगा मैं ऐसे इसको परेशान करूंगा तो but then I addressed it. I said, I apologized to him. I said, I'm very sorry. I need to learn how to handle the situation a little better. And by the end of the season, we were all good. And by the end of the season, it also became exactly like how it is in tripling, wherein I become that brother who's nagging them. All's well that ends well एक वजह से कहते हैं, तो आई कैन सी दैट हैपनिंग हियर। आपने राइटिंग की बात की, तो बताओ राइटर, जैसे आपने कहा कि मैंने कुछ सोच के लिखा था और फिर जब वो नहीं होता है, स्पेशली कॉमेडी, क्योंकि कॉमेडी इज अ लॉट डाउन टू द टाइमिंग, है ना, और उस सिचुएशन में। तो जब आप लिखते हो और जब वो सेट पे होता रहता है, आप कैसे इंश्योर करते हो कि वो वैसे ही फनी हो और वैसे ही हिट हो? नहीं, अब क्या हो गया कि अब 3 सीजन होने के बाद सबने अपना अपना एक खुद का मीटर डेवलप कर लिया। अब सबकी अपनी तो वो बहुत हेल्प करता है। और क्योंकि पहला सीजन अच्छा चला, लोगों को बहुत पसंद आया, फिर जब हमने दूसरा लिखा तो बाय देन आई न्यू ऑल द एक्टर्स, आई न्यू हाउ दे परफॉर्म, क्या वो ऐसा करते हैं तो कौन सी लाइन वो कैसे बोलेंगे तो अच्छा लगेगा।
तो मैं भी उसको मद्देनजर रखते हुए लिखता हूँ कि, है ना, उससे बड़ी मदद मिलती है। ओके, आपकी एक्टिंग के हम परमानेंट रूममेट्स के वक्त से फैन है। मैं राइटिंग के बारे में एक और सवाल पूछना चाहती हूँ। जब आप लिखते हो और अब ये तीसरा सीजन है, तो एक तरह का प्रेशर नहीं, बट वो ओनस होता है आप पे ना, कि कैरेक्टर डेवलपमेंट हो, स्टोरी की डेवलपमेंट हो, तो जी। उस पर आप कैसे काम करते हो? मजे से काम करता हूँ। मुझे इनफैक्ट पसंद आते हैं वो शोज या वो फिल्में जिसमें सब कैरेक्टर्स का एक एक किस्म का आर्क हो, है ना, और सब कैरेक्टर्स की एक जर्नी हो इस सीजन के दौरान। तो मैं कॉन्शियसली उस पर काम करता हूँ। इनफैक्ट हमारे मेरे खुद के कैरेक्टर पे मैं सबसे लास्ट में काम करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कल को ये ना लगे किसी को कि यार ये एक्टर है तो अपना ही कुछ बढ़ा रहा है। तो देन समटाइम्स मेरे कैरेक्टर के साथ थोड़ा थोड़ा भेदभाव हो जाता है, क्योंकि वो बेचारा सबसे आखिर में आता है। बाकी लेकिन इट्स अ ग्रेट प्रोसेस। पिछले 2 सीजन मैंने आकाश खुराना के साथ बैठ के लिखे थे। इस सीजन में वो बिजी थे, तो अब्बास दलाल हैं, राइटर हैं, जो बहुत प्रोलिफिक राइटर है। हुसैन, अपना ये भुवन बाम के भी जो 2 शो आए वो उन्होंने लिखे हैं, और कई सारी फिल्में उन्होंने लिखी हैं। तो अब्बास और मैं खुद को एक अरसे से जानते हैं, तो हमारे लिए भी एक बड़ा अच्छा राइटर्स रूम होता था। उसमें गोपाल तिवारी जी हैं, वो भी ज्वाइन करते थे कभी कभी। अरुणाब तो है ही। वो तो क्रिएटर सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो मेन सीईओ है, क्योंकि वो जेन्युइन क्रिएटर है। तो उनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टोरी को लेकर। एंड देन व्हेन यू हैव अ राइटर्स रूम यू कम टू, इट्स इजियर टू डेवलप एवरी कैरेक्टर्स आर्क। आप हमें इसके बारे में थोड़ा सा और बताओगे, क्योंकि हमारे जो दर्शक है, हम सबको शायद पता ना हो कि एग्जैक्टली राइटर्स रूम होता क्या है या उसमें क्या होता है। तो राइटर्स रूम में बेसिकली, अब जैसे ट्रिपलिंग के केस में, ये 3 सीजन इसके हो गए हैं, तो इसकी कोर कहानी मैंने सोची, मैंने लिखी। फिर उसके बाद मैं, अलग अलग लोग अलग अलग किस्म से लिखते हैं, मैं ऐसे लिखता हूँ कि मैं कोलैबोरेट करता हूँ। मैं एक किसी और राइटर को अपने साथ जोड़ता हूँ, जिनके साथ बैठकर हम जैम करते हैं कि भाई ये कहानी ऐसी जानी चाहिए। तो उसमें होता ही है कि वो अपने बैकग्राउंड और अपने एक्सपीरियंसेस लेकर आते हैं राइटर्स रूम में। उन्होंने अपनी जिंदगी जी, मैं अपने एक्सपीरियंसेस लेकर आता हूँ। तो हम दोनों की अप्रोचेस मिलती हैं, तो एक नई चीज निकलती है। तो इट्स लाइक, इट्स क्वाइट नाइस, इट्स लाइक पेंटिंग, तो राइटर्स रूम एक मिक्स, कमरा नहीं है, एक प्रोसेस है। एक प्रोसेस है। गॉट इट। और मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि इस बार माँ बाप जुड़ चुके हैं और एक ट्रैक पर जा रहे हैं, जैसे हमने ट्रेलर में देखा है, तो उसके बारे में बताइए, ये अब नया एंगल क्या आ चुका है? तो माँ बाप मेरे सबसे पसंदीदा कैरेक्टर रहे हैं अब तक भी, पिछले 2 सीजन में भी। बट किन्हीं वजूहत से कहानी में बहुत ज्यादा स्कोप नहीं था कि वो फोर फ्रंट में आए। बट इस सीजन में वो एकदम फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं माँ बाप। 2 चीजें जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, जिसकी वजह से हमने ये सीजन लिखना शुरू किया। एक, जो मुझे लगा कि हमारे माँ बाप की जनरेशन जो है वो बहुत इवॉल्व है और हमसे कई ज्यादा ओपन है। हमें ये गलतफहमी है कि हम लोग बड़े ओपन हैं और बहुत एडेप्टेबल हैं, और हमारे माँ बाप जो है वो थोड़े से स्टक अप हैं। इनफैक्ट वो टेलीग्राम और चिट्ठियों के ज़माने से आते हैं, वो टेलीफोन के ज़माने से आते हैं, टाइपराइटर के ज़माने से आते हैं। उन्होंने ये पूरा एवोल्यूशन देखा है, सेल फोन, सोशल मीडिया, टच स्क्रीन, और वो ये सब चीज़ों को अडेप्ट कर रहे हैं। आज की डेट में पढ़ाई कोई एक इंजीनियरिंग की करता है और फिर बन जाता है सिंगर, कोई डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है और फिर पेंटर बन जा रहा है ना। उनके जमाने में इतना आसान नहीं था ये करना और इस चीज को एक्सेप्ट करना। हमारे जमाने में वो सारी चीजें वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। बच्चों की सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है वो अब कोई छुपाता नहीं है, वो खुल के बाहर आते हैं, और उनसे उम्मीद की जाती है कि वो इस बात को समझें। और वो बेचारे समझ भी रहे हैं, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि समय के साथ चले। लेकिन अब मैं आता हूँ हम पर, कि हम कितना उन्हें समझ रहे हैं। तो अगर वो हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि यार ऐसा है कि शाम को जो है ताऊ जी के यहाँ फंक्शन है और बेटा आपको कुर्ता पजामा पहन के चलना है क्योंकि वहां थोड़ा पैसा माहौल है, हम कहेंगे, ये क्या बात हुई, मैं तो निक्कर पहन के जाऊंगा। हमें हम अडेप्ट नहीं कर सकते भाई, ये क्या बात हुई, आपकी प्रॉब्लम है, आपका भाई है। या अब मैंने, माँ मेरी कह रही कि मैंने कथा रखी, क्यों करते हो आप ये कथा वगैरह, क्या फायदा है इसका?
सच बोलो ना, अरे भाई ये उनका मामला, उनको करना पसंद है ना। तो मुझे ये लगता है कि यार मैं बार बार उनको जज कर रहा हूँ, वो मेरे लिए इतना अडेप्ट कर चुके हैं। मेरे इर्द गिर्द भी मैं देखता हूँ कि सब बच्चों के लिए माँ बाप इतना अडेप्ट कर रहे हैं। घर में ही आजकल पार्टी कर रहे हैं बच्चे, और माँ बाप भी देख रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सारे करते नहीं है। और उनके जमाने में तो ऐसा नहीं होता था। तो मुझे लगा कि ये इस पे बात होनी चाहिए। ये तो एड्रेस करने लायक इशू है कि कायदे से देखा जाए तो वो बहुत बदल गए हैं हमारे लिए, लेकिन हम इतना भी नहीं बदले हैं उनके लिए। हमें लगता है कि नहीं, ये हमारी शान के खिलाफ हो जाएगा ये करना तो। और दूसरा मुझे लगा कि हम बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं माँ बाप को। जब हम बोलते हैं तो माँ बाप बोलते हैं, जैसे कि वो एक पैकेज डील है, एक मतलब एक गिफ्ट हेल्पर है जो साथ में आता है। वो माँ और बाप दो अलग इंसान है, अलग जगह पैदा हुए हैं, अलग खाना खाया है, अलग सपने देखे हैं उन्होंने, और उनकी इच्छाएं भी होंगी, उनकी निराशाएं भी होंगी। और हमारे लिए उन्होंने लगभग पूरा जीवन डेडिकेट कर दिया है, ये अच्छी बात है। लेकिन हमें उन्हें इंसान की तरह देखना बहुत जरूरी है। तो इससे वो थॉट डिराइव हो रहा है कि वो जब वो कहते हैं कि हम अब अलग होना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, तो बच्चे समझ ही नहीं पाते तो ये कैसे कर सकते हो आप। तो बच्चे तकियान उसी बातें कर रहे हैं। यार हमारा मतलब लड़की कह रही है कि मेरे ससुराल में तो क्या सोचेंगे कि मेरे माँ बाप ऐसे कर रहे हैं। लड़का भी कह रहा है कि यार मेरे मतलब सर्कल में क्या अचानक से मैं आइटम बन जाऊंगा अगर आप लोग तेरे मम्मी पापा कहाँ निकल गए, क्या कर रहे हैं। तो वो सारी बातें कर रहे हैं जो हमको लगता है कि माँ बाप करते हैं हमारे लिए। बट गौर से देखा जाए तो हमने भी वही सारी कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो विच आई थॉट वाज एन इंटरेस्टिंग प्लॉट। इट इज बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव और नजरिया है ये, क्योंकि हमारी अलग एंटाइटलमेंट चलती रहती है। मुझे मैसेज आ गया है, वक्त की पाबंदी है, मेरे पास जस्ट दो और सवाल है। एक तो ये कि हर सीजन में हमें नए कैरेक्टर्स मिलते हैं, जैसे पिछली बार चंचल जी के जो पार्टनर थे उनसे मिलने को मिला, विच अगेन ऑल ऑफ अस लव हिम। इस बार पेरेंट्स, तो आगे सीजन में ऐसे कुछ आप प्लान लेकर चल रहे हो? जी बिल्कुल, 100% नए नए कैरेक्टर्स आएंगे। इस सीजन में भी दो तीन नए कैरेक्टर्स आ रहे हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। और ट्रिपलिंग का प्रॉब्लम ये है कि उसको लिखना मुश्किल इसलिए है कि उसमें कोई विलन नहीं है। इस दुनिया में कोई बुरे लोग ही नहीं है, सब अच्छे लोग हैं है ना। जो सिर्फ सिचुएशन थोड़ी गड़बड़ होती है ना, इसमें कोई किसी को मार रहा है, ना कोई बैंक लूट रहा है, ना कोई गबन हो रहा है, तो कोई नेता भी नहीं आ रहा है, इसमें कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी ये कहानी है जो देखने का मन करता है, तो उसको लिखना जो है वो उतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसी कहानी जो सब बैठकर देख सके बगैर किसी घबराहट के। तो ये है, यही इसकी खूबसूरती भी है। या इट गोज अगेंस्ट ऑल रूल्स ऑफ स्क्रीन प्ले एंड स्क्रीन राइटिंग, है ना। तो आपका फिर या जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई क्लाइमैक्स नहीं, तो कैसे? हाँ, वही वो आपको बार बार सिचुएशन सोचनी पड़ती है ऐसी कि वो मतलब वो वैसा ही है जैसे हम भी सब अच्छे ही लोग हैं, जान के तो हम किसी का बुरा नहीं करना चाहते, लेकिन रोज कोई प्रॉब्लम आती है हमारे जीवन में। और फिर जब वो क्राइसिस आता है और हम उससे जब डील करते हैं तब हम ग्रो करते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, तब हम इवॉल्व होते हैं। तो ट्रिपलिंग का भी जर्नी वो कि अच्छे कोर में सब अच्छे लोग हैं, लेकिन एक क्राइसिस आता है और उसमें ये छटपटाते हैं, एक दूसरे की ऐसी तैसी करते हैं, लड़ते हैं एक दूसरे से। फिर जब उससे निकलते हैं तो वो थोड़ा बेहतर बन जाते हैं, थोड़े बेहतर इंसान हो जाते हैं। Okay, और मेरा आखिरी सवाल ये है कि इन अ लॉट ऑफ वेज आप जैसे फ्लैग बेरर रहे हैं ऑफ ये ओटीटी एंड टीवी जो वेब शोज है, राइट। परमानेंट रूममेट्स वे बैक 2014 में जब बना था, तब तो इतने सारे ना पोर्टल्स थे ना वेब शोज थे। तो मैं तब की बात जानना चाहती हूँ, जब आप ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, डिड यू एवर सी इट कमिंग कि यू नो दिस इज गोइंग टू बी लाइक द स्टार्ट ऑफ अ न्यू ट्रेंड, एंड व्हाइल वर्किंग ऑन दैट आपका कोई कहानी, कोई किस्सा, कुछ अनुभव तब से? क्योंकि मिकेश मिकेश हम सबके दिल में। हाँ, नहीं उस समय तो इतना नहीं सोचा था, मतलब इतना आगे की मैं सोचता ही नहीं हूँ, वरना मैं कहीं और होता आज। मैं इमीडिएटली जो होता है उसी बारे में सोच रहा होता हूँ। पर बहुत अच्छा अनुभव था। मैंने जिस वजह से ये करना शुरू भी किया
इनके साथ जुड़ना शुरू भी किया क्योंकि मुझे लोग बहुत पसंद थे और मुझे इनका काम बहुत पसंद था। तो मुझे नहीं पता था कि क्या नया बना रहे हैं कर रहे हैं। पर मेरा मन था कि मैं इनके साथ काम करूं, तो मुझे पता है कुछ नया कर रहे हैं ये लोग। इसीलिए काम किया और आज भी मैं इसीलिए वो करता हूँ। ट्रिपलिंग का तीसरे सीजन में हमने करीब 3 साढ़े 3 साल बाद लिखा क्योंकि जब तक कोई बात थी नहीं कहने को तो मैं जबरदस्ती क्यों शोर मचाऊं। फिर जब लगा कि नहीं ये बात है जो मुझे मुझे अफेक्ट कर रही है और मुझे ये कहनी है, तब हम मिले। मैंने कहा यार ये ऐसा है, मुझे लगता है इसको बनाना चाहिए। तो हमने बनाया एक और सीजन। तो ऐसा ही ऐसी उम्मीद है कि आगे भी मैं ये सस्टेन कर पाऊँ ये मॉडल काम करने का। ये मिकेश करने के बाद कभी ऐसे हुआ कहीं राह चलते वक्त या कहीं और किसी ने आपको रोके बोला कि मिकेश हो ना आप, ऐसे? बहुत बहुत आज भी उसके बाद मैं बहुत सारा काम कर चुका हूँ। कुछ मेंशन करने लायक है, कुछ मेंशन करने लायक नहीं भी है। लेकिन फिर वो जो है वो अभी भी लोगों को उतना ही पसंद है कैरेक्टर। और अभी भी लोग ऐसे देख के ऐसे बोल देते हैं, तो अच्छा लगता है। Thank you. That's all the time we have. But Tripling season 3 comes out और ऑनलाइन आएगा, आप देख सकते हो। मतलब मैं तो कहूँगी जैसे आता है मैं हमेशा ऐसे बिंज वॉच करने लगती हूँ। प्लीज आप सारे एपिसोड साथ में ड्रॉप करोगे ना प्लीज? आई थिंक सो, हाँ सारे साथ में आ जाएंगे। 21 अक्टूबर को आ रहा है ZEE5 पर, आप जरूर देखिएगा। और हमारे सबसे फेवरेट डीजे होंगे उसमें। आई हैव द टी शर्ट ऑल्सो सॉन्ग ऑफ हिज, क्योंकि वो उस बॉक्स में था लास्ट टाइम। बट यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, प्लेजर।